नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञानदीप ई लर्निंग में आपका स्वागत है। लगभग वन मंथ कोई इम्पोर्टेंट वर्क के कारण मैं वीडियो नहीं बना सका, तो इसलिए आज हम महासागर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के प्राचीन महासागर के बारे में जानकारी बहुत ही रोचक और गहन है। आइए हम इस विषय को विस्तार में जानें। सबसे पहले, क्या आप जानते हैं इस बात को कि आज के महासागर नीले दिखाई देते हैं, लेकिन पृथ्वी के प्राचीन महासागर हरे और हल्के रंग के होते थे। इसका कारण यह है कि इन महासागर में लोहों की अत्यधिक मात्रा है उसमें, और जो जल को हरे रंग का बना देता था। ठीक है, जब साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन का उत्पादन किया तो लोहे के साथ मिलकर ऑक्सीजन ने ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के साथ इस रंग को बदल दिया। ओके, और वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 700 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी ने स्नोबॉल अर्थ नामक एक चरण का अनुभव किया था, जिसमें पूरी पृथ्वी, यहां तक कि महासागर भी बर्फ के चादर से ढका हुआ था। बर्फ से, ठीक है, यह बर्फ की चादर समुद्र की सतह से लेकर महासागरीय सतह तक फैली हुई थी, जिससे लगभग पूरी पृथ्वी बर्फ की एक बॉल के रूप में नजर आती थी। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले जब पृथ्वी का गठन हुआ, वह एक गर्म और द्रवीय पिंड थी। इस समय पृथ्वी पर महासागर नहीं थे। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी, उसकी सतह पर ठोस परतें बन गई। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प और धूल के संगठन से बारिश शुरू हुई, जिससे जल इकट्ठा होने लगा और इस प्रकार महासागर का निर्माण हुआ था। हेडवियन इयोन। पृथ्वी के गठन के शुरुआती दौर पर सतह पर बहुत अधिक गर्मी और ज्वालामुखी गतिविधियां के कारण महासागर बनने में समय लगा। इस अवधि में महासागरों का गठन शुरू हुआ, लेकिन उनका स्वरूप वर्तमान महासागर से बहुत अलग था। लगभग 4 अरब से 2.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का तापमान घटा और पृथ्वी सतह के साथ साथ अस्थायी महासागर बन गए। इन प्रारंभिक महासागर में घने, गर्म और खनिजों से भरपूर जल होता था। 541 मिलियन वर्ष पहले इस युग में महासागरों में जैविक गतिविधियां प्रारंभ हुआ था, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ने महासागरों में ऑक्सीजन का उत्पादन किया। साइनोबैक्टीरिया था महासागर में ऑक्सीजन का उत्पादन कर दिया, ठीक है, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। इस समय काल में महासागरों के रासायनिक संगठन में भी महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिनका प्रभाव पृथ्वी के भूगर्भीय और जैविक संरचना पर पड़ा। कैम्ब्रियन विस्फोट लगभग उसी समय 500 बिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। इस काल में जीवन की विविधता में तेजी से वृद्धि हुई, ठीक है, वृद्धि हुई। महासागरों में जीवन के नए रूप जैसे ट्रिलोबाइट्स और मोल्स्क विकसित हुए। पेनिजिया काल में पृथ्वी के अधिकांश भूभाग एक ही विशाल सुपर कॉन्टिनेंट पेनिजिया के रूप में जुड़े हुए थे। इस समय महासागर जैसे पेंथलासा, जो उस समय का सबसे बड़ा महासागर था, पेंजिया को घेरता था। तेथिस महासागर। पेंजिया के विभाजन के बाद बने इस महासागर ने आधुनिक भूमध्य सागर का स्वरूप ग्रहण किया। मेसोजोइक युग। ओके, मेसोजोइक युग। इस युग में पेंजिया का विभाजन हुआ और आधुनिक महासागर का प्रारंभ हुआ था। अटलांटिक और हिंद महासागर जैसे प्रमुख महासागर का निर्माण इसी समय हुआ था। और एक और युग था सेनोजोइक युग। ओके, इस युग में महासागर अपने वर्तमान स्वरूप में विकसित हुए। अंटार्कटिका पर बर्फ की चादर और अन्य जलवायु परिवर्तन ने महासागर के तापमान और धाराओं को प्रभावित किया था।
प्राचीन महासागर जीवन के विकास के लिए आवश्यक कारक थे। प्रारंभिक जीवन जैसे साइनोबैक्टीरिया ने महासागर में ऑक्सीजन का उत्पादन किया। ओके, कौन सा बैक्टीरिया था? साइनोबैक्टीरिया, जो महासागर में ऑक्सीजन का उत्पादन किया और उसकी मात्रा को बढ़ाया था, जिससे जटिल जीवन का विकास संभव हो सका। महासागरों ने पृथ्वी के भूगर्भीय और जलवायु इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वैश्विक तापमान, वायुमंडलीय गैसों और जीवमंडल को प्रभावित किया। सुपर कॉन्टिनेंट से जब प्राचीन महासागर का विभाजन हुआ और विलय पृथ्वी पर सुपर कॉन्टिनेंट बनने और टूटने से संबंधित है। यह भूगर्भीय प्रक्रिया आज के महाद्वीपों और महासागरों के गठन में महत्वपूर्ण रही है। पृथ्वी के प्राचीन महासागर न केवल हमारे ग्रह के भौगोलिक और जैविक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि वे जीवन के विकास और ग्रह की जलवायु और भूगर्भीय प्रक्रियाओं को समझने में मदद करते हैं। उनका अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि पृथ्वी कैसे विकसित हुई और आज के जीवन के लिए कैसे अनुकूल कैसे बन गई। और कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिन्हें आपको याद करना चाहिए। जैसे पृथ्वी पर कई सुपर कॉन्टिनेंट्स बने और टूटे, जैसे कि रोडिनिया, गोंडवाना और पेंजिया। हर बार जब ये सुपर कॉन्टिनेंट बने या टूटे तो महासागर भी नष्ट हो गए थे और नए महासागर बने। जैसे पेंजिया के विभाजन के बाद अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ, जो पहले मौजूद नहीं था। प्राचीन महासागरों की गहराई आधुनिक महासागरों की तुलना में कहीं अधिक था। साथ ही पृथ्वी के प्रारंभिक दिनों में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण महासागरों के तल पर दाब भी अधिक होता था। इससे जीवन के लिए कठिन परिस्थितियां बनती थी। एक रोचक बात यह है कि पृथ्वी के प्रारंभिक दिनों में पृथ्वी पर जल का अधिकांश भाग धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों द्वारा लाया गया था। इन खगोलीय पिंडों ने पृथ्वी के सतह पर टकराकर जल जमा किया, जो बाद में महासागर के रूप विकसित हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह और शुक्र पर भी प्राचीन काल में महासागर हो सकते थे। हालांकि समय के साथ इन ग्रहों पर जल का अधिकांश भाग या तो अंतरिक्ष में उड़ गए या वाष्पित हो गए। लेकिन यह विचार दिलचस्प है कि पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर भी कभी महासागर होंगे। प्राचीन महासागरों ने आज भी जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैविक विविधता का अधिकांश विकास महासागर में ही हुआ था और आज के कई समुद्री जीवों के पूर्वज इन्हीं प्राचीन जो महासागर था उसमें रहते थे। मतलब समुद्री जीव का जो पूर्वज था वो प्राचीन महासागर में ही रहते थे। पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थे। शुरू में जो वायुमंडल में था ऑक्सीजन था ही नहीं। यह साइनोबैक्टीरिया थे जिन्होंने महासागरों में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू किया, जिसे ऑक्सीजन क्रांति या ग्रेट ऑक्सीजेशन इवेंट हुआ था। मतलब उसके नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस क्रांति ने न केवल पृथ्वी के वायुमंडल को बदल दिया बल्कि जीवन के विकास के लिए भी मार्ग प्रदर्शित किया। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें ताकि उसे भी जानकारी मिल सके। यह एक इम्पोर्टेंट नॉलेज है और आप लोगों को पता ही है कि हम इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और मिस्टीरियस टाइप का वीडियो बनाते हैं और हिस्ट्री से रिलेटेड, खासकर जो आर्ट्स के बच्चे हैं, साइंस के बच्चे हैं और जिसे मिस्टीरियस के बारे में जानना अच्छा लगता है, वैसे बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।